एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट के एक सीन से, जब स्योंग हो और रियो हाई स्कूल में थे। तब स्योंग हो उसकी हेल्प कर रहा था उसके पार्ट टाइम जॉब में, यहाँ बर्तन साफ कर रहा था। वो नहीं चाहता था, पर फिर भी रियो के जबरदस्ती कहने पर वो ये सब कर रहा था। जब उसका ओनर सफाई करने के लिए और सामान लेकर आता है तो स्योंग हो भागने लगता है, लेकिन वो तो उसका पैर पकड़कर उसे रोक लेती है। कहने लगती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, तुम्हें मेरी लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा। उसे कुछ न कुछ कहकर वो रोक लेती है। और फिर बाद में उसने इन पैसों से अपने रूम के लिए स्टार स्टिकर खरीदे थे और अपनी मॉम के लिए एक गोल्डन ब्रोच लिया था। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि उसकी मॉम उस पर गुस्सा कर रही थी। उससे पूछती कि क्या तुमने सच में जून को चीट किया है, यानी कि उसके एक्स फियांसे को। पर मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ने का कोई और रीजन रहा होगा। तो वो कहती है कि इतने सालों से मैं एक ही कंपनी में काम कर करके बोर हो गई थी, और ऐसे ही मैंने शादी को लेकर भी सोचा कि कहीं मैं उससे भी बोर ना हो जाऊं, तो मैंने वो तोड़ दी। तब मॉम आगे का प्लान पूछती है कि तुम अब आगे क्या करोगी। वो कहती है कि फिलहाल तो जितना हो सके मैं उतना ज्यादा सोऊंगी, जमकर कोरियन फूड खाऊंगी, कुछ टाइम तक तो कुछ भी नहीं करना चाहती, एकदम आराम से रहना चाहती हूँ जॉबलेस होकर। और बोल भी बहुत आराम से रही थी। तो उसकी मॉम का खून तो फूका जा रहा था, लेकिन उसके डैड उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। मॉम तो बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पर उसे पूछती भी नहीं है, ना ही खाना लगाती है, ना उससे बातें करती है। वो कहती है कि आप मेरा खाना लगाना भूल गई क्या। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, तो कहती है कि ऐसे दिखा रही हो जैसे कि मैं हूँ ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद खाना ले लूंगी। फिर थोड़ी देर में स्योंगो और मोयम आते हैं। मोयम तो रियो का हालचाल पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी मॉम ने कही तुम्हें कोटा तो नहीं। और वही स्योंगो कुछ खाने का सामान लेकर आया था। तो उसकी मॉम कहती है कि बस तुम ही तो हो जो मेरे बारे में सोचते हो। फिर सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इतने में डोंगजिन आता है और खाना देखकर कहता है कि मेरे ट्रेनर ने मुझे सब खाने के लिए मना किया है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। रियो कहने लगती है कि टेबल पर इतनी सारी चीजें हैं तो खाने में क्या दिक्कत है, तुम्हें इनके बारे में पता ही नहीं है, तभी तो सर्टिफिकेशन एग्जाम में बार बार फेल हो गए थे। इस सुनने के बाद वो भी कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे जॉबलेस से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। इससे तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और चेयर में ही खड़े होकर उसके बाल खींचने लगती है। दोनों झगड़ने लगते हैं। तो उसकी मॉम अंदर चली आती है और अंदर जाकर जोर जोर से ड्रम बजाने लगती है। डैड बताते हैं कि वो अपना गुस्सा बता रही है, जब भी वो गुस्से में होती है तो ऐसा ही करती है। इन सब के बाद मोयम रियो से पूछती है कि अब बताओ बात क्या है, तुम सबको छोड़कर वापस यहाँ क्यों आई, तुमने जॉब क्यों छोड़ दी, एंगेजमेंट क्यों तोड़ी। तो वो कहती है कि क्या ये सब जानने के लिए तुम्हें मॉम ने भेजा है। वो कहती है हाँ, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तुम कितनी हार्ड वर्किंग थी, तुम्हें दूसरों के ओपिनियन से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपना काम देखती थी, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, मुझे सच सच बताओ। लेकिन वो बातें घुमा घुमा कर कहती है कि तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ करी हो और सच नहीं बताती। तभी स्योंगो भी वहाँ आता है और मोयम को याद दिलाता है कि तुम्हारी ड्यूटी का टाइम हो गया है, तुम्हें लेट हो रहा है। अब ये सुनकर तो वो ये सब छोड़कर चली जाती है और वो भी रजाई के अंदर वहीं पर लेट जाती है, क्योंकि ये उसका ही रूम हुआ करता था, लेकिन अब स्टोर बन गया था। वो स्योंगो को अपने पास बुलाती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना है। वो जा तो नहीं रहा था, लेकिन वो तो बच्चों की तरह चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि तुम्हें आना पड़ेगा। तो अब ये भी जैसे इसके पास जाता है तो वो भी उठकर इसका गला पकड़ लेती है। कहने लगती है कि धोखेबाज कहीं की, तुमने कल मुझे मॉम के सामने फंसा दिया था, इसलिए आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। तुम्हारे जैसे धोखेबाज को तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। इतने में आवाज सुनकर उसकी मॉम आती है और उसे मार मार कर स्योंगो को उसे छुड़ा लेती है। उसे डांटती है, फिर कहती है कि मैंने स्योंगो के लिए राइस केक ऑर्डर की है, तो तुम इसके साथ ऑफिस चले आना। और स्योंगो से कहती है कि वहाँ पर अपने नेबर्स और एम्प्लॉयज को बांट देना। वो भी कहने लगता है कि आंटी आप कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ध्यान रखती हो। इसके बाद ये दोनों राइस केक लेकर उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। पहले तो म्योंग रियो को अपना क्लाइंट समझ रहा था, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि वो रियो है तो बहुत खुश हो जाता है। कहता है कि अच्छा, तो तुम स्योंगो की चाइल्डहुड फ्रेंड हो, उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, तुमसे मिलकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर बताता है कि अगले ट्यूसडे को हम यहाँ ओपनिंग पार्टी होस्ट कर रहे हैं, तो तुम भी आना। तब फीमेल एम्प्लॉय लीना उससे पूछती है कि तुम स्योंगो के बारे में बहुत कुछ जानती हो ना, तो प्लीज मुझे इसके बारे में बताओ। तो वो कहती है कि अब तुम्हें तो पता ही है ना कि वो फ्रांस में पैदा हुआ था। तो ये तब की बात है जब वो हमारे पड़ोस में नए नए आए थे। वो एकदम शर्मिला सा था, सीधा साधा था, उसे कोरियन बोलनी नहीं आती थी, वो तो अपनी मम्मी के पीछे छुप रहा था। तो मैंने उसे अच्छे से हेलो कहा, उसकी हेल्प की। उसके मॉम डैड तो काम से बाहर रहते थे, तो वो हमारे घर में रहता था। तब मैं उसकी बेबी सिटर थी, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखती थी, उसे खाना खिलाती थी, उसके न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखती थी, अपना फेवरेट खाना भी उसे देती थी और अपने गेम्स भी खिलाती थी, दूसरे बच्चों से मिलवाती थी। मैंने तो उसे पैसों का मैनेजमेंट भी सिखाया, यूँ कहो कि मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इतने में स्योंगो कॉल अटेंड करके आता है और कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आकर मेरे बारे में से झूठी बातें क्यों फैला रही हो, अगली बार से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। फिर बताता है कि इस लड़की पर बिल्कुल भरोसा मत करना, ये एक नंबर की झूठी है। इस पागल लड़की से जब मैं पहली बार मिला ना, तो इसकी नाक बह रही थी, पूरा फेस गंदा हो रखा था, इसलिए मुझे इसके पास जाने में बहुत गंदा लग रहा था। गेम्स खेलते हुए भी वो सब कुछ तोड़ फोड़ देती थी, टॉयलेट करते हुए बिना बोले घुस जाती थी और खाने के टाइम पर मुझे अपने हिस्से के बीज देती थी, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे और जो इसे पसंद नहीं था वो भी मुझे देती थी। यहाँ तक कि मेरे पैसे चुराकर उनसे चॉकलेट और आइसक्रीम खाती थी। तो वो कहने लगती है कि तुम तो खुद से टॉयलेट भी नहीं गिरवाते थे। वो कहता है कि अच्छा, तुम जब मुझे बाथरूम तक फॉलो करोगी तो मैं कैसे करता। और ऐसे बोलते बोलते वो बहस करने लग जाते हैं। अब उनकी बातें सुनकर तो वो तरफ बाहर ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ रियो की मॉम को दिखाया जाता है, वो ग्रोसरी लेकर आ रही थी, तो रास्ते में नेबर्स रियो को लेकर बातें कर रहे थे कि सुना है उसने एंगेजमेंट तोड़ दी है और उसे तो जॉब से निकाल भी दिया है, क्योंकि कल उसकी मॉम जो तमाशा कर रही थी उससे यहाँ सब लोगों को पता चल गया था।
ये सुनने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपनी फ्रेंड से जाकर मिलती है। तो वो बताती है कि स्योंगहो की ऑफिस की ओपनिंग पार्टी वाले दिन उसकी मॉम ने हमारे कुछ पुराने क्लासमेट्स को बुलाया है। ये सुनकर तो उन्हें और टेंशन हो जाती है, क्योंकि अब उनको भी पता चलेगा तो उनकी क्या ही इज्जत रह जाएगी, क्योंकि उन्होंने सबके सामने अपनी बेटी को लेकर बखान किया था कि वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती है और उसका फियांसे तो एक इंटरनेशनल लॉयर है। लेकिन अब क्या, अब तो उसके पास दोनों ही नहीं है, तो ये सब वो कैसे हैंडल करेगी। इस बात पर उसकी फ्रेंड भी उसे चिढ़ाने लगती है। उधर रियो अपने लिए खाना बनाने लगती है तो मोयम उससे मिलने जाती है और स्योंगहो को भी बुला लेती है। थोड़ी देर बाद वो आ जाता है, तब मोयम ड्रिंक वगैरह लेने के लिए जाती है तो रियो स्योंगहो से पूछती है कि तुम आ गए, मुझे लगा था कि नहीं आओगे। तो हमें दिखाया जाता है कि जब ये उसके साथ उसके ऑफिस गई थी तो कोई प्रॉब्लम आ गई थी, उनका एक प्रोजेक्ट डिले हो गया था और पेमेंट भी रुक गई थी। रियो पूछती है कि कुछ प्रॉब्लम हुई क्या। वो कहता है कि उसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन तुम्हारा खाना जल रहा है। फिर पूछने लगता है कि तुम कब तक अपनी मॉम से छुपाने वाली हो, 2 दिन तो हो गए हैं, लेकिन वो लोग अभी भी पूछ रहे हैं। वो पूछती है कि तुम अपना बताओ, तुम नहीं पूछोगे क्या। वो कहता है मुझे क्या, मैं क्यूरियस नहीं हूँ, लेकिन कम से कम अपनी मॉम को तो बता दो, वो तुम्हारी मॉम है। ये सुनकर तो उसके पास बैठ जाती है और फिर से उसका गला पकड़ लेती है। कहती है कि मॉम ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो अब तैयार हो जाओ, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसकी मॉम को देखते हैं। वो अभी तक परेशान थी, इसलिए जून को कॉल करती है अपने एक्स दामाद को, ये पूछने के लिए कि आखिर बात क्या हुई है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। तब रियो को देखकर वो फोन छुपा लेती है। वो पूछती भी है पर वो कुछ बोलती नहीं। तब मौका देखकर रियो उनसे फोन छीन लेती है और देख लेती है। कहती है कि आपने इसे कॉल क्यों किया, और उसका नंबर डिलीट करके गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट स्योंगहो और म्योंग को दिखाया जाता है। वो दोनों काम को लेकर बात कर रहे थे। ऑफिस की ओपनिंग भी होने वाली थी और ऊपर से उनका एक प्रोजेक्ट भी डिले हो गया था, पैसों की दिक्कत आ रही थी, इसलिए वो एक लॉयर से मिलना चाह रहा था और आज वो अपने ऑफिस प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू देने वाला था। तभी वो उस इंटरव्यूअर को देखते हैं जो कि दूसरी तरफ भागते जा रहा था, और वो डैनो ही था। वो वहाँ पर एक लेडी की हेल्प करता है जिसका सामान रोड पर गिर गया था, तो स्योंगहो भी आकर उसकी हेल्प करता है और उनका सामान उनकी जगह पर पहुंचा देता है। फिर रियो को दिखाया जाता है और पता चलता है कि वो अपनी जॉब छोड़कर नहीं आई थी, बल्कि उसे निकाल दिया गया था और जून ने उसे चीट किया था। इस वजह से वो बहुत टूट गई थी और सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई। दूसरी तरफ उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो डैनो पूछता है कि आपने इतनी बड़ी आर्किटेक्चर फर्म में काम किया है, तो उसे छोड़ने के बारे में कैसे सोचा। स्योंगहो बताता है कि वहाँ पर मुझे हर तरह का काम सिखाया गया था, लेकिन बड़ी कंपनी थी तो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, इसलिए मुझे हर तरह का काम करना पड़ता था। कुछ तो मेरी लाइन से बाहर थे, इसलिए ज्यादा एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने प्रोजेक्ट्स को खुद से हैंडल करने का सोचा। पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे छोड़ने के बाद मैंने सही किया या फिर गलत। लेकिन क्या है ना, कुछ न करने पर रिग्रेट करने से अच्छा है कि कुछ करके ही रिग्रेट किया जाए। वहीं हम ये भी देखते हैं कि उसके मॉम डैड के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। फिर रियो को दिखाया जाता है शाम को घर जाते हुए वो एक पौधे को देखती है, तो उसे खरीद कर स्योंगहो को देती है कि ये मेरी तरफ से कल तुम्हारे ऑफिस की इनॉग्रेशन का गिफ्ट है, मैं तुम्हें कुछ यूनिक चीज देना चाहती थी। वो कहता है तो इसे कल लेकर आना। वो कहती है कि मैं कल नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं बिजी रहूंगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मॉम पार्टी के लिए रेडी होती है, तो उस ब्रोच को ढूंढ रही थी जो रियो ने उन्हें दिया था। उनकी क्लासमेट भी आने वाली थी, इसलिए वो पार्टी में अच्छे से तैयार होकर जाना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं रहा था, तो वो वैसे ही चली जाती है। वहाँ पार्टी स्टार्ट हो गई थी, सारी पुरानी फ्रेंड्स आ गई थी, तो सब रियो की एंगेजमेंट टूटने को लेकर बातें करने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर पहले तो उसकी मॉम अपसेट हो जाती है, फिर कहती है कि शादी वगैरह को लेकर हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जल्दबाजी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो वो कहने लगते हैं कि ये तो तुम्हें एंगेजमेंट से पहले सोचना चाहिए था ना। तब स्योंगहो की मॉम उसका सपोर्ट करते हुए कहती है कि शादी टूटने से अच्छा है कि एंगेजमेंट टूट जाए, और वैसे भी ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल एंगेजमेंट टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। रियो की मॉम अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा एम्बैरस हो रही थी, लेकिन खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, स्माइल कर रही थी। फिर वॉशरूम में भी वो उन लोगों की बातें सुन लेती है कि वो किस तरह उसकी और उसकी बेटी की बुराइयां कर रही थी, उसकी गरीबी का मजाक बना रही थी कि बाकी फ्रेंड्स की तरह वो सक्सेस नहीं हो पाई, तो फिर अपनी बेटी की सक्सेस को दिखाकर अपनी फेलियर लाइफ को छुपाना चाहती है, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा। ये सब सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इतने में रियो अपनी मॉम को वो ब्रोच देने के लिए बाहर पहुंच जाती है, तो स्योंगहो उसे अंदर लेकर आता है। उसे देखकर उसकी मॉम पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मुझे ये ब्रश मिल गया है तो मैं आपको देने आई थी, लेकिन वो तो उसे जाने को बोलती है कि अगर मेरी फ्रेंड्स ने तुम्हें देख लिया तो वो बातें बनाएंगी। लेकिन इतने में उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं। अब वो उसे कुछ बोले उससे पहले ही वो कहती है कि मैंने बताया था ना कि मेरी बेटी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है, लेकिन अब उसने वो जॉब छोड़ दी है क्योंकि अब ये ब्रेक पर है और अब इसे तो उससे भी ज्यादा अच्छी कंपनी बुला रही है। जब तक यहाँ पर है मैं इसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, फिर तो ये वापस अपने घर यूएस चली जाएगी ना। वो बस बढ़ा चढ़ाकर बातें की जा रही थी, लेकिन रियो ये सब सुनने के बाद तो कुछ बोल ही नहीं पाती, और ये सब बातें स्योंगहो भी दूर से सुन रहा था। रियो को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। पार्टी से आने के बाद वो मॉम से पूछती है कि आप झूठ बोलने में कितनी माहिर हो ना, आपने एडवांस में सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया था, आपको मुझ पर शर्म आती है। तो वो कहती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, तुम वैसे भी यूएस वापस जाओगी, मैं टिकट खरीद लूंगी, इसलिए अपना सामान पैक करो और अभी के अभी वापस चली जाओ। वो कहती है कि आप कभी नहीं चाहती थी ना कि मैं वापस यहाँ पर आऊँ, इसलिए तो आपने मेरे रूम को स्टोर बना दिया। लेकिन वो तो उसका बैग लेकर जाने लगती है, तो वो उन्हें रोकती है, कहती है कि मैं नहीं जाने वाली, लेकिन उसकी मॉम सुनती नहीं और बैग नीचे फेंक देती है। वो गुस्से में कहने लगती है कि आपको हो क्या गया है, आप पागल हो गए हो क्या, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। तो वो कहती है कि इसकी वजह भी तुम ही हो, मैंने तुम्हें किस तरह से बड़ा किया है, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया,
तो अब तुम मुझे इस तरह से धोखा कैसे दे सकती हो? तुम बेवकूफ़ की तरह इधर उधर पड़ी रहती हो, दिन भर सोती रहती हो, मैं तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ। वो कहती है कि एंगेजमेंट तोड़ना और जॉब छोड़ना आपके लिए धोखा है। अपनी मॉम की बातों से उसे बहुत हर्ट होता है, वो रोने लग जाती है, कहती है कि मैं थक गई थी, मैं इतने सालों से मेहनत कर करके थक गई थी, तो आपको तो मुझे ये कहना चाहिए था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी मेहनत की थी, लोगों को पढ़ाई के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हें फुल स्कॉलरशिप मिली, तुम मेरा प्राइड थी, और अब अपना वो हार्ड वर्क वेस्ट करके वापस यहाँ गई हूँ। तो वो कहती है कि मुझे आपका प्राइड नहीं बनना है, क्या मैं बस एक बार आपकी बेटी बनकर नहीं रह सकती? आपने ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ पर क्या कर रही थी, कैसे रह रही थी? पर उसकी मॉम उसकी बातें नहीं सुनती, बस अपनी ही कहे जा रही थी। तो वो भी गुस्से में वहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर स्योंग उनकी सारी बातें सुन लेता है और फिर उसे ढूंढता हुआ एक प्लेग्राउंड पहुँचता है जहाँ पर वो बैठी हुई थी। तब उसे देखकर वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। फिर थोड़ी देर में बारिश आने लगती है तो स्योंग अम्ब्रेला लेकर आता है। तब वो पुरानी बातें याद करके खुद ब खुद हंसने लगती है, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे असल में वो कितनी अपसेट है, इसलिए कह देता है कि झूठी हंसी मत दिखाओ, अगर तुम्हारा रोने का मन है तो रो लो। ये सुनते ही वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है। और यहाँ उसकी मॉम को भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो भी बहुत परेशान हो जाती है। तो उसका बैग भी वापस उसके रूम में रख देती है, उसका बिस्तर लगाती है और फिर वो ब्रोच देकर रोने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे उठाने के लिए जाती है पर वो अपने रूम में नहीं थी, वो अभी कहीं जा रही थी। फिर शाम को जब वापस आती है तो उसके डैड खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो ये कहकर अपने रूम में चली जाती है कि मुझे भूख नहीं है। पर रूम में देखती है कि वहाँ तो सब कुछ बदल गया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, भागते भागते नीचे आकर अपनी मॉम से पूछती है कि मेरे रूम के साथ क्या हुआ। तब उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम और स्योंग ने वो सब किया है। फिर दिखाया जाता है कि उसकी मॉम ने स्योंग को रियो का रूम डेकोरेट करने को कहा था, और जब तक वो घर से बाहर थी उस बीच में स्योंग ने उसके रूम की कायापलटी कर दी थी। अब उसकी मॉम उससे नाराज नहीं थी, दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो गया था। फिर रात को सोने के लिए अपने रूम में आती है तो जब ऊपर सीलिंग में चमकते हुए स्टार स्टिकर देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि स्कूल टाइम पर वो इस तरह के स्टिकर चिपकाया करती थी। स्योंग ने भी वैसे ही चमकने वाले स्टिकर चिपकाए थे, इसलिए वो उसे कॉल करके कहती है कि तुमने मेरी सीलिंग के साथ क्या किया, ये तो मैजिक हो गया है। वो कहता है कि बस इतना ही, तुमने पूरा रूम नहीं देखा, वहाँ डेस्क देखो जिस पर बैठकर तुम अपने सीनियर के लिए लव लेटर लिखा करती थी, और रिजेक्शन के बाद इस बेड पर जिस ब्लैंकेट में मुंह छुपाकर रोती थी वो सब मैंने वहाँ रख दिया है, तुम्हें तुम्हारा एम्बैरेसिंग पास्ट याद दिलाने के लिए, और अब अपने पर्दों को हमेशा बंद रखना। लेकिन वो तो उल्टा खोल देती है और सामने स्योंग को देखती है जो अपने रूम की खिड़की के पास बैठा हुआ था, और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं तभी तो कह रहा था कि अपनी खिड़कियां बंद रखना, क्योंकि मैं तुम्हारा गंदा फेस नहीं देखना चाहता। तो वो कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम तो यहाँ रहते भी नहीं हो। तो वो कहता है कि मैं अब से यही रहूंगा, मैं वापस आ गया हूँ। और यहाँ पर हम एक सीन देखते हैं कि जब रियो अपनी सीलिंग पर स्टिकर चिपका रही थी तो गिरने वाली होती है कि स्योंग उसे बचा लेता है, और इस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाती है। तब दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।